Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well and if you are coming to the channel for the very first time, a warm welcome to you as well. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe to the channel so that whenever I put a video you get a notification of it. क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, we are putting one video every single day. हो सकता है कि बीच में कोई एक या दो दिन निकल जाए for whatever reasons I'm not putting video, लेकिन रेगुलरली हमारी आपकी सीए इंटर ऑडिट की डिटेल्ड रिवीजन चल रही है जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं. अगर आपने मेरी क्लासेस को रेफर किया होगा देन यू मस्ट नो कि हम रिवीजन के अंदर भी रिवीजन करते हैं. इनफैक्ट जो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की, उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगी. अब हम क्या करने वाले हैं आज की इस क्लास में, वी आर गोइंग टू रिवाइज योर एसे नंबर 320. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. मतलब आप जितने चाहे इसके आगे स्टार मार्क लगा सकते हो, इट इज दैट इंपॉर्टेंट. जितना चाहे भी आपका दिल करे उतने स्टैंडर्ड स्टार मार्क्स लगा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार आप इस कंसेप्ट को समझ लो. भले ही आपने मटेरियलिटी के कंसेप्ट को अपनी रेगुलर क्लासेस में समझा है, आपको सब कुछ पता है स्टैंडर्ड के अंदर क्या है, फिर भी मैं चाहती हूं कि आप इस स्टैंडर्ड के कंसेप्ट को मेरे साथ समझो ताकि आपका एक बेस फॉर्म हो और आप फ्लो में आओ इस क्लास के. ठीक है, अगर आपको कोई चीज आती है जो मैं पूछ रही हूं, जो मैं बोल रही हूं, आप मेरे साथ उस चीज को रिपीट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि बताओ इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? स्टैंडर्ड का नंबर है एसे नंबर 320. अब मैं पूछूं कि बताओ कि स्टैंडर्ड का नाम क्या है, तो आपको बोलना चाहिए कि स्टैंडर्ड का नाम है मटीरियलिटी. जितना ज़्यादा बोलोगे उतने ज़्यादा आप इंगेज होगे लेक्चर में, जितना ज़्यादा इंगेज होगे लेक्चर में उतना जल्दी आपको ये स्टैंडर्ड याद होगा. स्टैंडर्ड का नाम क्या है? स्टैंडर्ड का नाम है मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट. आपको ये लिखने की नीड नहीं है. स्टैंडर्ड का नाम है मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट. मतलब ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपका ऑडिटर जब भी ऑडिट की प्लानिंग करेगा, आपका ऑडिटर जब भी ऑडिट की परफॉर्मेंस करेगा, मतलब जब भी ऑडिट की एग्जीक्यूशन करेगा, उस टाइम पे ऑडिटर को क्या अप्लाई करना है? उस टाइम पे आपके ऑडिटर को अप्लाई करना है कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी. आपके ऑडिटर को अप्लाई करना है कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी. कैसे अप्लाई करेगा वो हम बाद में सीखेंगे, वो आपका स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर को बताता है. लेकिन सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए मटीरियलिटी का मतलब होता क्या है और हमारा ऑडिटर इस कंसेप्ट को क्यों पढ़ता है. सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मटीरियलिटी क्या होता है. तो आपका स्टैंडर्ड कहता है, एसे नंबर 320 ऑडिटर को बताता है कि मटीरियल का मतलब होता है वो मिसस्टेटमेंट. मेरे साथ बोलो, मटीरियल का मतलब क्या होता है? मटीरियल का मतलब होता है वो मिसस्टेटमेंट. मिसस्टेटमेंट का मतलब हुआ वो गलतियां, चाहे वो गलतियां इंटेंशनल हैं, चाहे वो गलतियां अनइंटेंशनल हैं, मतलब चाहे वो गलतियां एरर्स हैं, चाहे वो गलतियां फ्रॉड हैं. मटीरियल का मतलब हुआ वो गलतियां, वो मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग योर ओमिशंस. ओमिशंस का मतलब हुआ वो चीजें जो आपकी मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करनी चाहिए थी पर आपकी मैनेजमेंट ने उन चीजों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया. आपका ऐसे कहता है कि मटीरियल होंगी ये मिसस्टेटमेंट, ये ओमिशन, जब ये मिसस्टेटमेंट अफेक्ट करेंगी डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब कोई भी गलती इंक्लूडिंग ओमिशंस अगर आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, उसको कहते हैं मटीरियल. दूसरा क्वेश्चन आपका मुझसे ये होना चाहिए कि मैम मेरा ऑडिटर इस मटीरियल लेवल से, इस मटीरियलिटी से इतना कंसर्न्ड क्यों है? इसका रीजन है आपकी ऑडिट की डेफिनेशन. जब हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑडिट की डेफिनेशन करी थी, वहां पे हमने क्या सीखा था? वहां पे हमने सीखा था कि ऑडिटर क्या देता है? आपका ऑडिटर एक ओपिनियन देता है. क्या देता है? एक ओपिनियन देता है. और इनफैक्ट अगर मैं ऑडिटर का ऐसे 200 के हिसाब से उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताऊं तो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है. क्या है उसका ऑब्जेक्टिव? उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने चेक करी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए किसी भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट से.
क्योंकि हमारे ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही यही है, उसको ये चेक करके ये बताना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने चेक करी है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए हमारा ऑडिटर सिर्फ उन मिस स्टेटमेंट से कंसर्न होता है जो मटेरियल होती हैं, मतलब वो मिस स्टेटमेंट विच आर लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट आपका स्टैंडर्ड कहता है जब भी आपका ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करेगा तो वो देखेगा अपनी एंटिटी की सराउंडिंग्स। क्या देखेगा? अपनी एंटिटी की सराउंडिंग्स। बहुत ध्यान से इस इंट्रोडक्शन को सुनो, जितनी ज्यादा अच्छे से इंट्रोडक्शन को सुनोगे उतना ईजी स्टैंडर्ड होगा। तो जब भी आपका ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करेगा तो वो देखेगा आपकी सराउंडिंग्स, मतलब वो देखेगा कि मेरी एंटिटी कैसी है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं। तीसरा पॉइंट, आपका ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करता है उस टाइम पे वो लेता है एक जजमेंट। क्या लेता है? एक जजमेंट। तो मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करना इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। चौथा पॉइंट, मटेरियलिटी आपका ऑडिटर प्लानिंग के टाइम पे भी डिसाइड करता है और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट के टाइम पे भी डिसाइड करता है। पांचवा पॉइंट, मटेरियलिटी के बाद आपका ऑडिटर एक और लेवल सेट करता है जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। आपका अगला कंसेप्ट आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है? इट इज अ लेवल विच इज बिलो योर ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल। मतलब ये कि मान लो आपके ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल को सेट किया है 20 लाख रुपए का। इसका क्या मतलब हुआ? आपका ऑडिटर कहता है कि जो भी मिस स्टेटमेंट मुझे 20 लाख के नीचे की मिलेंगी, मुझे उन मिस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए वो सारे के सारे मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन क्या है? इमटेरियल हैं। और जो भी मिस स्टेटमेंट 20 लाख या 20 लाख के ऊपर की हैं वो मेरे लिए क्या है? मटीरियल है। इस लेवल को कहते हैं आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल। और आपका ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है इस लेवल को ध्यान में रखकर ऑडिट करता है। इसके बाद आपका ऑडिटर एक लेवल को सेट करता है इस लेवल के नीचे और उस लेवल को कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और ये लेवल आपकी इस लेवल की मतलब ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल के अराउंड 75 to 80% सेट की जाती है। मतलब अगर मैं कहूं कि 20 लाख का 80% कितना बनता है? वो बनता है 16 लाख। तो ये लेवल होती है आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मैम जब मेरे ऑडिटर ने ओवरऑल मटेरियलिटी एक बार सेट कर ली है तो वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्यों सेट कर रहा है? तो इसका रीजन है कि आपका ऑडिटर बहुत ही एक प्रूडेंट अप्रोच फॉलो करता है। कैसे? आपका ऑडिटर नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? कि जो आपकी एग्रीगेट है, जो आपका सम है, किस चीज का सम? सम ऑफ योर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, सम ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड कर जाए किससे ज्यादा? आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा। तो आपका ऑडिटर नहीं चाहता कि जो आपकी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मतलब हुआ वो गलतियां जो आपके ऑडिटर को मिल गई, उसने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट को बोला उसने कि इन मिसस्टेटमेंट को आप ठीक कर दो, या ऐसे डिस्क्लोजर्स जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिए थे, आपके ऑडिटर ने बोला आपकी मैनेजमेंट को इन डिस्क्लोजर को आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दो, लेकिन आपकी मैनेजमेंट ने उन गलतियों को ठीक करने से मना कर दिया, उन डिस्क्लोजर्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने से मना कर दिया। तो ऐसे मिसस्टेटमेंट को आप कहते हो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट होती हैं वो गलतियां जो आपका ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, तो आपका ऑडिटर नहीं चाहता कि इन दोनों का सम एक्सीड करे ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से। इस वजह से आपका ऑडिटर एक लेवल सेट करता है जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और इसी लेवल पे आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट को बेसिकली क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर आता है एक और कंसेप्ट जो इस स्टैंडर्ड में हम बार बार डिस्कस करेंगे कि हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में या किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर डिस्क्लोजर में, मैंने क्या बोला? किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिस्क्लोजर में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हों। इस वजह से आपका ऑडिटर चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में, ट्रांजैक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी सेट कर सकता है। क्या सेट कर सकता है? एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी। इसका मतलब फॉर एग्जांपल
मान लो कि आपके ऑडिटर को लगता है कि एंटिटी के जो भी रिसीवेबल्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपका ऑडिटर कहता है कि मुझे 10 लाख से नीचे की गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपके अकाउंट रिसीवेबल में कोई भी मिस स्टेटमेंट मिलती है विच इज बिलो 10 लाख, आपका ऑडिटर कहता है कि वो मेरे लिए क्या है, इममटीरियल है। लेकिन 10 लाख के ऊपर की सारी गलतियां जो भी मुझे अकाउंट रिसीवेबल में मिलेंगी, मैं उनको क्या बोलूंगा, मैं उनको बोलूंगा मटीरियल, जबकि उसकी ओवरऑल मटीरियलिटी क्या है, 20 लाख की ही है। तो आपका स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को अगर किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट रिसीवेबल में, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिस्क्लोजर में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, तो आपका ऑडिटर उस एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट कर सकता है। सो दिस वाज योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट SA 320। नाउ आई एम मूविंग टू योर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड सबसे पहले बताता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी मैंने आपको बताया, जब इंट्रोडक्शन बताई, कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी वो अपनी ऑडिट की प्लानिंग करेगा और अपनी ऑडिट की परफॉर्मेंस करेगा, उस टाइम पे अप्लाई करेगा कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी को। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी वो ऑडिट की प्लानिंग करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, उस टाइम पे उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी मटीरियलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्ट आपका एसए बताता है कि मटीरियलिटी क्या होती है। तो से भी यही कहता है कि जहां पे आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब करता है मटेरियलिटी के कंसेप्ट को, वहां पे मटेरियल उन चीजों को कहा जाएगा, उन मिसस्टेटमेंट को कहा जाएगा, इंक्लूडिंग दोज ओमिशंस जो अफेक्ट कर सकती हैं डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जब भी आपका ऑडिटर जजमेंट लेगा कि मेरे लिए क्या चीज मटेरियल है क्या नहीं, उस टाइम पे आपका ऑडिटर अपनी सराउंडिंग्स को ध्यान में रखेगा। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका ऑडिटर जब भी जजमेंट लेगा कि मेरे लिए क्या मटेरियल है क्या मटेरियल नहीं है, उस टाइम पे आपका ऑडिटर देखेगा कि जो मेरे यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनकी कॉमन नीड्स क्या हैं। अगला पॉइंट कहता है कि स्टैंडर्ड का, कि जहां पे मान लो कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कुछ भी नहीं बोलता अबाउट मटेरियलिटी, तो आपका ऑडिटर जब भी मटेरियलिटी को डिसाइड करेगा तो इन पॉइंट्स को वो रेफर कर सकता है। फिर स्टैंडर्ड कहता है कि मटेरियलिटी क्या होगी, मटेरियलिटी लेवल क्या होगी, ये एक प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। ये भी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये भी बता दिया है कि आपका ऑडिटर मटेरियलिटी को दोनों टाइम पे यूज करता है, मतलब जब वो प्लानिंग करता है ऑडिट की और जब वो परफॉर्मेंस करता है ऑडिट की। ये पॉइंट है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, क्या कि मटेरियलिटी आपके ऑडिटर को एक बेस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? एक बेस प्रोवाइड करती है। किस चीज का बेस? कि जो मेरा ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा अंडर SA 315, अंडर SA 315 उनका नेचर कैसा होगा, उनकी टाइमिंग कैसी होगी और एक्सटेंट कैसा होगा। तो मेरी बात समझो, जहां पे भी रिस्क ज्यादा होता है वहां पे आपकी मटेरियलिटी लेवल क्या होती है, कम होती है। दूसरा पॉइंट, आपका मटेरियलिटी आपके ऑडिटर को हेल्प करती है टू डिटरमाइन NTE ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो हम ऐसे 330 में सीखते हैं। आपका ऑडिटर जब एक बार रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेता है, उसको बेस बनाकर अपने रिस्क की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि उसको कितने एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं अंडर ऐसे 330। और आपकी मटेरियलिटी आपके ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। सो दिस वाज योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब मटेरियलिटी। फिर आते हैं आपका कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती क्या है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उन अमाउंट्स को कहते हैं विच इज सेट बाय योर ऑडिटर एट अ लेवल बिलो योर मटेरियलिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल। फिर मैंने आपको रीजन भी बताया इंट्रोडक्शन में कि क्यों मतलब वाई
आपका ऑडिटर इस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को क्यों सेट करता है? जब उसने ऑलरेडी अपनी ओवरऑल मटेरियलिटी को सेट कर लिया है, तो यहाँ पे भी वही बात लिखी है ताकि वो रिड्यूस कर सके किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को, कि जो आपका एग्रीगेट है, सम है ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड ना कर जाए आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी से। इसलिए आपका ऑडिटर एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट करता है। अगला पॉइंट वही लिखा है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। मैंने आपको तभी बोला था कि इंट्रोडक्शन को आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको इंट्रोडक्शन आ गई तो ये स्टैंडर्ड आपके लिए पानी है, ठीक है। मैंने क्या बोला फिर आगे कि आपके ऑडिटर को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में, ट्रांजैक्शन में या डिस्क्लोजर में रिस्क होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपका ऑडिटर उसके लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट कर सकता है, एक लोअर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी सेट कर सकता है। यहां पे वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, ठीक है। अभी तक आपको क्या पता है? अभी तक आपको पता है कि मटेरियलिटी क्या होती है, आपको पता है कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है, आपको ये पता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है क्या। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि जब भी वो अपनी ऑडिट की प्लानिंग करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, उस टाइम को उसको मटेरियलिटी के कंसेप्ट को यूज करना है। समझ में आया स्टैंडर्ड अभी तक क्या है? मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है कि आपका ऐसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगाता है आपके ऑडिटर के ऊपर। स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम्हें डिटरमाइन करनी पड़ेगी एक मटेरियलिटी लेवल, ठीक है। ये तो हमने ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव में भी सीखा कि ऑडिटर एक लेवल डिसाइड करता है जिसको कहते हैं मटेरियलिटी लेवल, और इस लेवल को वो दोनों टाइम पे डिसाइड करेगा, जब भी वो प्लानिंग करेगा ऑडिट की और जब भी वो परफॉर्मेंस करेगा ऑडिट की, राइट। वो कहता है कि ऑडिटर जब तुम अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाओगे, तुम क्या बनाओगे? अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। सबसे पहले स्ट्रेटजी बनती है, फिर ऑडिट प्लान बनता है, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनता है। अगर ये चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 2 चैनल पे अवेलेबल है, अभी जाके देख लेना, इस क्लास के बाद देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत अच्छा लेक्चर वहां पे अवेलेबल है। तो क्या कह रहा है ये कि ऑडिटर अपनी ओएम मतलब ओवरऑल मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल को सेट करेगा जब वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कहता है कि अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, किसी एक डिस्क्लोजर में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, या उसको ऐसा लगता है कि एक लोअर लेवल ऑफ, आपके स्टैंडर्ड ने इस बात को कैसे लिखा कि एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी इज लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। उस केस में आपका ऑडिटर चाहे तो उस अकाउंट बैलेंस, उस ट्रांजैक्शन और उस डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को भी फिक्स कर सकता है। ये बात भी हमने बार बार देख ली। तो अभी तक क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके एसए ने आपके ऑडिटर के ऊपर लगाई कि सबसे पहले जब वो अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएगा तो एक ओएम सेट करेगा, ओवरऑल मटेरियलिटी को सेट करेगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, अगर उसको ऐसा लगता है कि एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी इज लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस केस में आपका ऑडिटर एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को भी सेट कर सकता है। अगला पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर क्या डिसाइड करता है, एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिसाइड करता है फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फॉर डिसाइडिंग द एनटीई ऑफ योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इन शॉर्ट बोलूं तो ये कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है आपके ऑडिटर की एक रिक्वायरमेंट है कि वो पीएम को भी उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। फिर अगला पॉइंट कहता है कि देखो ऑडिटर, जैसे जैसे ऑडिट बढ़ेगी आगे, जैसे जैसे ऑडिट बढ़ेगी आगे, तो हो सकता है कि आपने जो इनिशियल अपनी लेवल को डिसाइड किया था, आपको अपनी इनिशियल मटेरियलिटी लेवल को रिवाइज करना पड़ सकता है। तो ये बात उसने यहाँ पे यही लिखी कि ऑडिटर विल हैव टू रिवाइज इट्स ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, या फिर किसी एक पर्टिकुलर बैलेंस ट्रांजैक्शन के लिए अगर उसने एक डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट किया था तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ सकता है। कब रिवाइज करना पड़ेगा? जब आपके ऑडिटर को अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है? आपके ऑडिटर को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसको उस टाइम पे नहीं पता थी जब उसने इनिशियल मटेरियलिटी लेवल को सेट किया था, ठीक है। तो जैसे हम प्लानिंग की रिवीजन करते हैं उसी टाइम पे, उसी तरीके से आपका ऑडिटर को मटेरियलिटी लेवल भी रिवाइज करनी पड़ सकती है।
उस केस में आपका ऑडिटर ये भी डिसाइड करेगा कि क्या उसको अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल को भी रिवाइज करना पड़ेगा और उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइम और एक्सटेंट पे। सो दिस वॉज योर कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। अभी तक आपको मुश्किल लग रहा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आई डोंट थिंक सो आपको मुश्किल लग रहा होगा। उसका रीज़न यही है कि मैंने आपको बोला था, इनफैक्ट रेगुलर क्लासेस में भी व्हाट वी डू इज़ हम इंट्रोडक्शन, फाउंडेशन ऑफ ऑडिट पे इतना ध्यान देते हैं, इतनी डिस्कशन देते हैं कि जब हम एक्चुअल में चैप्टर के अंदर जाते हैं, चैप्टर आपको लगता ही नहीं है कि कुछ है। It becomes just so smooth and it becomes like a butter, you know. So अगला कंसेप्ट क्या आता है आपका? बेंचमार्किंग का, कि आपका ऑडिटर एक कंसेप्ट यूज करता है जब वो मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करता है, उसको कहते हैं बेंचमार्किंग का। बेंचमार्क को कुछ भी नहीं होता है, बेंचमार्क होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड। इसको आप स्टार मार्क कर लो। इस स्टैंडर्ड से यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत बहुत हाई हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले बताओ कि बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अगेंस्ट आपका ऑडिटर अपनी मटीरियलिटी लेवल को डिसाइड करता है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो आपका ऑडिटर यूज करता है एज अ बेंचमार्क? तो मेरी बात सुनो, आपका ऑडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स को अपना बेंचमार्क बना सकता है। मतलब वो कह सकता है कि मेरा एसेट मेरा बेंचमार्क है, या कोई लाइबिलिटी या फिर इनकम या एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल वो कह सकता है कि जो भी 10% या उससे ज़्यादा के एसेट में अगर कोई भी गलतियां हैं तो वो मेरे लिए क्या है? मटेरियल है। उससे नीचे की मेरे लिए कोई भी चीज़ मटेरियल नहीं है। तो आपका ऑडिटर चाहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट को एज अ बेंचमार्क यूज कर सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा फैक्टर जो आपके ऑडिटर को हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि मेरा बेंचमार्क क्या होना चाहिए, वो है कि क्या ये जो आइटम्स ऐसे हैं जो आपका ऑडिटर अपने बेंचमार्क में यूज करना चाहता है, वेदर दीज आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन। मतलब क्या ये आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर आपके यूजर्स का ध्यान जाना चाहिए? क्या ये आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर यूजर्स का ध्यान जाना चाहिए? तो दूसरा पॉइंट है कि क्या ये मैटर ऐसे हैं जिनके ऊपर आपके यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ध्यान जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ योर यूजर्स are evaluating the performance of your financial statement, in that case आप प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को अपना बेस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऑडिट सॉरी आई एम गेटिंग लिटिल बिट, देयर इज लिटिल बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन हियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इफ दे आर लाइकली टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ योर एंटिटी, तो आपका ऑडिटर क्या यूज कर सकता है? प्रॉफिट और रेवेन्यू को अपना बेंचमार्क यूज कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि जब आपका ऑडिटर बेंचमार्क को यूज करता है अपनी मटेरियलिटी लेवल को, जब वो बेंचमार्क को चूज करता है उस टाइम पे वो देखता है कि आपकी एंटिटी का नेचर कैसा है। मतलब आपकी एंटिटी इंडस्ट्री में किस लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे है, मतलब वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है या वो मरने ही वाली है, तो वो किस स्टेज पे है, उसके साथ साथ किस टाइप की इकोनॉमी में वो ऑपरेट कर रही है। एंड वो देखता है कि आपकी एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी एंटिटी की फाइनेंसिंग कैसी हुई है, क्या आपकी एंटिटी में सारा का सारा डेट का कंपोनेंट है या फिर आपकी एंटिटी में देयर इज अ मिक्सचर ऑफ डेट प्लस इक्विटी। और जो भी बेंचमार्क वो चूज करता है उस बेंचमार्क की वोलेटिलिटी कितनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा वोलेटाइल बेंचमार्क होगा उतना ही ज़्यादा आपकी मटेरियलिटी की फ्लक्चुएशन होगी। तो आपका ऑडिटर मोस्टली प्रेफर करता है कि वो एक लेस वोलेटाइल बेंचमार्क को चूज करे। तो आपका ऑडिटर जब भी बेंचमार्क को चूज करेगा, बेंचमार्क का मतलब एक स्टैंडर्ड को चूज करेगा जिसको बेस बनाकर आपका ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करेगा, तो आपका ऑडिटर इन फैक्टर्स को चूज करता है, इन फैक्टर्स को वो देखता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 मटेरियलिटी का कंसेप्ट समझा, हमने ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव देखा, हमने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को समझा, हमने ये समझा कि अगर आपके ऑडिटर को किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी से सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि इस ऐसे की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका ऑडिटर जब भी स्ट्रेटजी बनाएगा उस टाइम पे उसको अपनी ओएम को डिसाइड
करना है, या फिर अगर उसको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी चाहिए, तो वो लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को भी डिसाइड करेगा। फिर हमने समझा कि उसको पीएम भी डिसाइड करनी पड़ती है और उसको अपनी मटेरियलिटी लेवल को चेंज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उसको उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी जब उसने इनिशियली अपनी मटेरियलिटी को सेट किया था। फिर हमने कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग को समझा कि बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अगेंस्ट आपका ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करता है। फिर हमने देखा कि आपका ऑडिटर जब बेंचमार्क को चूज करेगा तो वो किस किस फैक्टर को यूज करेगा। नंबर 1, सबसे पहले वो यूज कर सकता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट। दूसरा फैक्टर वो कंसिडर करेगा कि आपके जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका डिसीजन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है, मतलब किस चीज़ों पे आपका फोकस दिलवाना चाहिए आपके यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आपका एंटिटी का नेचर कैसा है, वोलेटिलिटी कितनी है बेंचमार्क की। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपका ऑडिटर एक बेंचमार्क चूज करता है जिसके अगेंस्ट वो अपनी मटेरियलिटी लेवल को सेट करता है। तो ये था आपका अभी तक स्टैंडर्ड ऐसे 320। उसके बाद आता है कि मैं आपको जब से इतनी देर से चीख के बोल रही हूं कि अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए या किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी लगती है, तो वो चाहे तो उस लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को भी अपनी मटेरियलिटी बना सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इन केस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके ऑडिटर को इस चीज का डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि मुझे एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी सेट करनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए और डिस्क्लोजर के लिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है पहला पॉइंट कि वेदर लॉ और रेगुलेशन और एनी अदर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क इज लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द डिस्क्लोजर्स एंड द मेजरमेंट्स। वो कहता है कि अगर आपका लॉ या रेगुलेशन अफेक्ट करता है या आपके मतलब आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपके एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है या कोई लॉ रेगुलेशन आपके एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, अगर वही इस बात को बोलते हैं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, डिस्क्लोजर के लिए आपको एक लोअर लेवल का डिस्क्लोजर देना है, तो आपका ऑडिटर उस चीज को मटेरियल बना सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी, मान लो कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा है कि जो भी आपकी एंटिटी ने ट्रांजैक्शंस करी हैं अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ जिसका अमाउंट 1 लाख से ज्यादा का एक्सीड करता है, तो अगर आपका कोई लॉ या रेगुलेशन या आपका एएस इंडेस बोलता है कि आप जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो अगर आपका एक्सपेंस 1% से ज्यादा का है ऑफ टोटल एक्सपेंस तो आप अलग से दिखाओगे, तो उस केस में ये पॉइंट कहता है कि ये एक फैक्टर है जहां पे आपका ऑडिटर इन अमाउंट्स को मटेरियल कह सकता है। ये सब कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर कहीं पे लॉ या रेगुलेशन में स्पेसिफिकली ऐसा लिखा है या फिर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ऐसा लिखा है। फॉर एग्जांपल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में अगर कोई उसने लिमिट सेट करी है या फिर आपके मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए, जो हम सेक्शन नंबर 198 में देखते हैं, तो यहाँ पे लिमिट सेट होती हैं, तो आपका ऑडिटर भी उन लिमिट्स को किसी उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रांजैक्शन मतलब जब भी वो रेम्यूनरेशंस को चेक कर रहा होगा जो आपकी मैनेजमेंट ने अपने डायरेक्टर्स को दी है, के एमपीस को दी है, तो उस लेवल को मटेरियल बना सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये दूसरा पॉइंट कहता है कि की डिस्क्लोजर्स in relation to industry in which an entity is operating, मतलब कि आपकी एंटिटी जिस टाइप की इंडस्ट्री में काम कर रही है उस टाइप की इंडस्ट्री में किस टाइप के डिस्क्लोजर देना आपके कल्चरल हिस्सा है, मतलब किस टाइप के डिस्क्लोजर उस इंडस्ट्री में दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एंटिटी फार्मा में काम करती है तो आपकी एंटिटी ने R&D के ऊपर कितना खर्चा किया वो मोस्टली अलग से डिस्क्लोज किया जाता है, तो आपका ऑडिटर उसको भी मटीरियलिटी उस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी को सेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है whether attention is focused on a particular aspect of the business which is disclosed separately in the financial statement। वो कहता है कि अगर कुछ ऐसा काम हुआ है, मतलब कुछ भी एक न्यू ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ भी इवेंट हैपन हुआ है, जिस इवेंट वो इवेंट इतना क्रूशियल है दैट योर ऑडिटर वांट्स कि जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनका फोकस जाए इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मर्जर हुआ है, कोई एक्विजिशन हुआ है,
तो उस केस में भी ही मे सेट अ लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। देन कम डॉक्यूमेंटेशन, और ये इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके ऑडिटर को कि वो एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट करे फॉर एनी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर और ट्रांजैक्शन। देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन, के ऊपर उसने जो भी काम किया है मतलब वो अपनी ओवरऑल मटेरियलिटी को डॉक्यूमेंट करेगा। अपनी ओवरऑल मटेरियलिटी के साथ साथ अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर और अपनी ट्रांजैक्शन के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी सेट करी थी तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। अपनी पीएम को भी वो डॉक्यूमेंट करेगा, और इन तीनों पॉइंट में अगर उसने कोई भी रिवीजन करी है मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर उसने अपनी मटेरियलिटी लेवल में कोई भी चेंजेस करे हैं उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन करेगा एज पर एसए 230 जो भी हम कर चुके हैं। तो ये था आपका स्टैंडर्ड एसए नंबर 320। आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या कहता है। 5 मिनट बहुत ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुकी है। ऐसे 320 बात करता है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट में। ऐसे 320 कहता है कि आपका ऑडिटर जब भी प्लानिंग करेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की या फिर ऑडिट की एग्जीक्यूशन करेगा उस टाइम पे उसको मटेरियलिटी के कंसेप्ट को यूज़ करना है। ऐसे 320 कहता है कि मटेरियलिटी का मतलब होता है कि वो मिसस्टेटमेंट, वो ओमिशंस विच आर लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करता है आपकी एंटिटी की सराउंडिंग्स को ध्यान में रखकर, आपके यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉमन नीड्स को ध्यान में रखकर मटेरियलिटी प्लानिंग और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट दोनों के टाइम पे यूज होती है। मटेरियलिटी आपके ऑडिटर को एक बेस प्रोवाइड करती है कि रैप का एनटीई क्या होगा, फैफ का एनटीई क्या होगा, और हेल्प करती है आपके ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। फिर हमने सीखा कि इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, एज पर आपका स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। तो स्टैंडर्ड ने बोला आपके ऑडिटर को सबसे पहले क्या डिसाइड करनी पड़ेगी, ओएम। अगर उसको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी is likely to affect the decisions of the users of the financial statement, तो वो एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को भी सेट करेगा। फिर हमने ये भी देखा कि उसको एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी सेट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू डिसाइड द एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर हमने ये भी सीखा कि जब भी अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे ऑडिटर को मिलती है जो उसके पास तब अवेलेबल नहीं थी जब उसने इनिशियली अपनी मटेरियलिटी लेवल को सेट किया था, तो उसको अपनी इनिशियल मटेरियलिटी लेवल को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। फिर हमने कंसेप्ट सीखा विच इज नोन एज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल होती है अ लेवल विच इज बिलो योर ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल, और ये मटेरियलिटी लेवल इसलिए सेट की जाती है ताकि एग्रीगेट ऑफ योर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड ना कर जाए आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से। फिर हमने कंसेप्ट देखा एक बेंचमार्किंग का कि आपका ऑडिटर जब किसी बेंचमार्क को यूज़ करता है, किसी भी स्टैंडर्ड को यूज़ करता है टू डिटरमाइन योर मटेरियलिटी, उसको कहते हैं बेंचमार्किंग। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके ऑडिटर को इस बात को हेल्प करने में कि उसका बेंचमार्क कैसा होना चाहिए, कौन सा उसको बेंचमार्क यूज़ करना चाहिए। नंबर 1 था आपका एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 2 था नेचर ऑफ द एंटिटी, नंबर 3 था कि कितनी वोलेटिलिटी है आपके बेंचमार्किंग की, और कौन सा था आपका नंबर 4 क्या था, हाँ, कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जहाँ पे आपके ऑडिटर का अटेंशन जाना चाहिए, राइट। सो फिर हमने देखा कि जो भी आपके ऑडिटर की ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल थी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल थी, और अगर उसने कोई भी एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी सेट करी है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर के लिए, तो वो अल्टीमेटली उनकी डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। उसके साथ साथ अगर उसने जो भी रिवीजन करी है इन तीनों पॉइंट्स में उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन कर देगा एज पर ऐसे 230। फिर हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके ऑडिटर को इस चीज़ का डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि मेरी किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी मुझे लगेगी। उस केस में हमने देखा कि अगर कोई लॉ या रेगुलेशन या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई रिक्वायरमेंट सेट करता है तो आपका ऑडिटर उस रिक्वायरमेंट को कंसिडर करेगा। उसके साथ साथ कि अगर आपकी एंटिटी को आपके इंडस्ट्री में ऐसा कल्चरल
कल्चरल डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर आइटम्स को लेकर। फॉर एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री में R&D के कॉस्ट के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, उसको आपका ऑडिटर सेपरेटली उसको आपकी एंटिटी सेपरेटली डिस्क्लोज करती है। तो उस केस में भी आपका ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल को एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी सेट कर सकता है। या फिर अगर कोई एक न्यू ट्रांजैक्शन है या कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर आपका ऑडिटर चाहता है कि आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अटेंशन आए, फॉर एग्जांपल एक्विजिशन मर्जर, तो उस केस में भी आपका ऑडिटर एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सेट कर सकता है। सो दिस वाज योर SA 320। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का टाइम हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा रिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा रिवीजन हो गई है। अगर आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।